फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अलग अलग चार्जेस दिया जाएगा सिस्टम में, बहुत सारे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किसी पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसके लिए क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे बोर्ड में। तो पहला स्टेप्स है टू सर्च द एक्सपीरियंसिंग बॉडी। एक्सपीरियंसिंग चार्ज बॉडी को आप पहले सर्च करोगे कि कौन सा बॉडी जो है, कौन सा चार्ज जो है फोर्स को महसूस करने वाला है। वह रिजल्टेंट फोर्स इज टू बी कैलकुलेटेड। जहाँ भी रिजल्टेंट फोर्स को हमको कैलकुलेट करना होगा उस बॉडी को पहले हम लोग सर्च करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द अदर चार्ज बॉडी। दूसरे चार्ज बॉडी ने कितना फोर्सेस उसमें लगाया है अलग अलग तरीके से, उस सारे फोर्सेस को पहले हम लोग कलेक्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। F1 कितना लगा, F2 कितना लगा, F3 कितना लगा, सारे फोर्सेस को पहले हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड स्टेप में यानी फाइनल स्टेप में हमको क्या करना है, जब सारे फोर्सेस जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसी चार्ज बॉडी पे तो उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स है आपके पास। यानी कहने का मतलब है कि अगर वेक्टर का एडिशन अगर अच्छी तरह से पता हो तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स निकालने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे दो हमने अलग अलग इसको मेथड को डिवाइड कर दिया। दोनों मेथड से बनाएंगे तो दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। एक मेथड का नाम है वेक्टर और दूसरे का नाम है प्रोजेक्शन। इसमें स्केलर फॉर्म को बताता है, इसमें आई जे के का टर्म नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम वेक्टर मेथड को फॉलो करेंगे तो उसमें आई जे के का टर्म आएगा। आई क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड के क्या है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को शो करता है, वेक्टर के डायरेक्शन को शो करता है। तो वेक्टर फॉर्म में आपका आई जे के टर्म में रहेगा और प्रोजेक्शन मेथड में सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। दोनों मेथड के अडॉप्ट कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे उस मेथड के अडॉप्ट करके आप प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले है वेक्टर मेथड। जब भी वेक्टर मेथड की बात करें और अगर दो फोर्सेस एक्ट हो किसी बॉडी पे, सिर्फ दो फोर्स, तो वहां पे आप सिंपल वे में आप यूज कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये दोनों मेथड काफी कन्वीनियंट है और इजी वे में फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पे वेक्टर मेथड लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं, यानी आई जे के टर्म में इसको रिजॉल्व करने का टेक्निक यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं। आप लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, और इसके हेल्प से आप रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम रिव्यू कर दें, आप पढ़े होंगे, अगर दो वेक्टर ए और बी किसी एंगल पे इंक्लाइन है, इसे बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, और इससे एक हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड, ये साइड और ये साइड पैरेलल, ये साइड और ये साइड ये पैरेलल होगा। देन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी represented by diagonal of this parallelogram which is passing through the point of intersection of two vector। दो वेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां से ये रिजल्टेंट वेक्टर पास करता है, तो इसे बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर आर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर विल बी, ये क्लास 11th में वेक्टर में हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, where theta is the angle between two vectors। ठीक है, if theta equal to 0, अगर theta का वैल्यू 0 हो जाए तो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। So whenever the two vectors directed along the same direction, the resultant vector will be, magnitude of resultant vector will be what? Root under a square plus b square 2ab cos 0। cos 0 का वैल्यू होता है 1। So a square plus b square plus 2ab का फॉर्मूला होता है a plus b का होल स्क्वायर। So final result will be a plus b। ओनली मैग्नीट्यूड का सम ले लेना है। जब भी थीटा का वैल्यू 0 होता है और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन, तो वहां पे थीटा का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, a प्लस, सॉरी थीटा का वैल्यू 0 लेंगे और मैग्नीट्यूड जो आएगा रिजल्टेंट वैल्यू, यानी इसका दोनों का सम जो आएगा वो सिर्फ लिखाएगा a प्लस b। ओनली मैग्नीट्यूड का सम लेते हैं। और अगर थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, दैट मींस ए एंड वेक्टर बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, एंटी पैरेलल हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल बनेगा। उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो मॉड a माइनस बी। मॉड का कहने का मतलब है कि जो बड़ा होगा, जो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। अगर a बड़ा होगा b से तो a माइनस बी यूज होगा, a इज ग्रेटर देन b, और अगर b बड़ा है a से तो a b माइनस a यूज होगा, यानी b इज ग्रेटर देन a। तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा ना उसी को हम पहले लिखेंगे। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर।
व्हेन टू वेक्टर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दो वेक्टर का डायरेक्शन जब अपोजिट होता है तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और थीटा का वैल्यू जब 0 होता है तो सिर्फ a प्लस बी यूज करेंगे। तो ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम एडिशन में इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि इसका एंगल का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद ए वेक्टर, व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन इसको बोलते हैं। कि इस डायरेक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan अल्फा, और tan अल्फा का वैल्यू होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्शन को शो करता है, tan अल्फा b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। तो ये दो फॉर्मूला को अडॉप्ट करके हम टू फोर्सेस का हम रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर दो से ज्यादा हो, टू भी हो सकता है, तो भी हम पॉलीगन लॉ को भी एडिशन कर सकते हैं, इसको भी पॉलीगन लॉ कहते हैं, लेकिन टू फोर्सेस के लिए। तो टू और मोर देन टू फोर्सेस, देन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन जो वेक्टर एडिशन को एप्लीकेबल होगा, वहाँ पे हो सकता है F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 F10। बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस अगर हो, दो से ज्यादा फोर्सेस हो, तो हाँ इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे, सारे को वेक्टर बना के उसको वेक्टर एडिशन कर देना है। यानी सारे फोर्सेस को वेक्टर बनाना पड़ेगा, यानी वेक्टर करने का मतलब i j के टर्म में लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे पुटअप कर देंगे वैल्यू, तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है। और एक इजी मेथड है जिसे बोलते हैं प्रोजेक्शन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं कि बहुत सारे फोर्सेस अगर है सिस्टम में, n फोर्सेस है, बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो सारे फोर्सेस का प्रोजेक्शन करेंगे x के अलोंग, प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस। इसका मतलब ये होता है समेशन, समेशन मींस एडिशन, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस, एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस। जितने भी फोर्सेस होंगे सारे फोर्स को x के अलोंग और y के अलोंग हमने ब्रेक कर दिया और उसका सम ले लिया, तो मेरा इस तरह का फिगर बनेगा। फिगर कैसा बनेगा? इस तरह से। इसको बोलते हैं समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस, इसको बोलेंगे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस। और ये कितने एंगल पे है? 90। x और y एक्सिस जो है आपस में 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, तो ये हुआ 90 डिग्री। फिर यहाँ पे वेक्टर एडिशन यूज करो तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर r या f, ये इसका रिजल्टेंट कहलाएगा। सो f कैन बी रिटन एज, f कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r का वैल्यू मैंने बताया था रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। सो दिस वैल्यू विल बी 0, 2ab cos थीटा विल बी 0। सो फाइनल रिजल्ट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मींस समेशन ऑफ fx का होल स्क्वायर एंड समेशन ऑफ fy का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें i j के टर्म में नहीं आएगा। अब हम इसका डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, ये अल्फा निकालना है, अल्फा का वैल्यू। सो tan अल्फा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है? fy, और बेस कितना है? fx। इस वैल्यू से हम इसका डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस फोर्स का डायरेक्शन को इस फॉर्मूला से यूज करेंगे, और इस फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब भी फोर्स की बात करेंगे, जब भी हम लोग फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स में दो बॉडी होते हैं, एक एक्सपीरियंसिंग जो फोर्स को महसूस करता है, और एक एक्सर्टिंग जो फोर्स को अप्लाई करता है। कभी कभी देखे होंगे बहुत सारे बच्चे लड़ते हैं, और एक बहुत बदमाश बच्चा किसी ने किसी को मार दिया, तो क्या करते हैं सारे बच्चे मिलके उस बच्चे को पीट देते हैं, मार देते हैं। तो मार देते हैं तो सारा फोर्सेस किस बच्चे पे लगा? बदमाश बच्चे पे। तो बदमाश बच्चे ने बहुत सारे फोर्स को एक्सपीरियंस कर लिया। लगाने वाले कौन हो गया? जो अदर बच्चे थे, वो एक्सर्टिंग बॉडी हो गया, जो मार खाया वो एक्सपीरियंसिंग बॉडी हो गया। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, सिंपैथी उसी बच्चे पे दिखाते हैं जिसपे कुछ इंजरी, यानी जिसपे ब्लड आया है, कुछ मतलब घायल हो चुका है, तो उस बच्चे पे हम लोग ज़्यादा सिंपैथी दिखाते हैं। अब बच्चों को पूछते हैं कि बताओ तुमको कौन कौन सा फोर्स लगा,
तो वो बच्चा बताने लगता है कि हमने इस बॉडी ने इस बच्चे ने हमको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस बच्चे ने हमको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, यानी फोर्स का डायरेक्शन भी हम दिखाते चले जाएंगे। और उसका नेट फोर्स हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि उस बच्चे में कितना नेट फोर्स लगा, दैट इज एक्सपीरियंसिंग बॉडी। तो हमको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ एक्सपीरियंसिंग बॉडी पे, और लगाने वाला फोर्स जो होगा, जो लगाते हैं फोर्स, उसको हम लोग कहते हैं एक्जर्टिंग बोलते हैं। एक्जर्टिंग बॉडी पे फोर्स नहीं निकालना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिजल्टेंट फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स होगा सिर्फ एक्सपीरियंसिंग बॉडी के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, लेट अस सी वन बाय वन किस तरह के इसको प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। आप लोग इसको लिख सकते हो बढ़िया से, ये इसका स्टेप्स होगा, इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल करेंगे। चाहे किसी भी बुक से प्रॉब्लम बनाए, इसी कॉन्सेप्ट से बनने वाला है। प्रॉब्लम वन, फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम कहता क्या है कि टू आइडेंटिकल चार्ज बॉडी, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, स्फीयर का नाम दे दो ए एंड, और दोनों पे इक्वल चार्ज है, आइडेंटिकल है, इक्वल चार्ज है दोनों पे, और दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन हमने ले लिया। बोला जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कुछ सेपरेशन ले लिया इसका, चलो सेपरेशन कितना है, ठीक है। ये गिवन है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि टू मेटेलिक स्फीयर है जो आइडेंटिकल है, इक्वल चार्जेस कंटेंट किए हुए, और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है विद सम फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ रहेगा ये F, चलो उसको हमने ले लिया F। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है इफ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड sphere C is brought to contact with B, इसके साथ कांटेक्ट मिलाता है, and finally placed at the midpoint of AB, A and B, A और B के जो मिड पॉइंट है वहां पे इसको प्लेस्ड कर देते हैं। फाइंड द नेट फोर्स ऑन, तो C बॉडी पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सिचुएशन ऑलरेडी गिवन है कि दो स्फेरिकल चार्ज बॉडी है A एंड B, दोनों के बीच का सेपरेशन D दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है फोर्स से, F से, एयर मीडियम में है। अब कह रहा है कि थर्ड अनचार्ज स्फीयर है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, वो B के साथ क्या करता है, कांटेक्ट में आ जाता है, फिजिकली कांटेक्ट करता है। तो कांटेक्ट प्रोसेस में हमने बताया था कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नया चार्ज डेवलप होगा दोनों बॉडी पे, उस ट्रिक्स को हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। तो जब ये C को इस B के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, अब कांटेक्ट में लाने के बाद फिर C को क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देंगे सेंटर पॉइंट पे, A और B के सेंटर पॉइंट पे हमने प्लेस कर दिया। तो अब ये बताना है कि ये C बॉडी पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा ड्यू टू दिस टू बॉडी, दो बॉडी में जो चार्ज है उस चार्ज के चलते इस पे नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। चलो हम इनिशियली क्या करते हैं, दोनों के चार्ज को हमने क्या ले लिया, Q। चलो
दोनों पे इक्वल चार्ज है, ऑलरेडी क्वेश्चन में करा है, इक्वली चार्ज है दोनों पे, तो ये इनिशियल चार्ज लेंगे। अब कैसे इसको हैंडल करोगे, क्या करना है, इनिशियली एफ का वैल्यू बता सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर मीन्स क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको डायरेक्ट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ अब सिचुएशन क्या कर रहा है कि B को C को जो अनचार्ज है उसको कांटेक्ट में लाते हैं, किसके साथ, B के साथ। तो ये है B और ये है C। अब बताओ B पे कितना चार्ज है Q और C पे क्या चार्ज है 0। कांटेक्ट में लाने के बाद फिर दोनों को रिलीज कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, इस पे चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, B पे चार्ज का वैल्यू क्या होगा, Q प्लस 0। कांटेक्ट मेथड मैंने बताया था कि B कंडक्शन मेथड में तो टोटल चार्ज का सम लेंगे दोनों बॉडी का, Q प्लस 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉडीज। तो नंबर ऑफ बॉडी कितने हैं 2, तो इसमें चार्ज आ जाएगा Q बाई 2 एंड Q बाई 2। दोनों में चार्ज इतना आएगा, किस मेथड से, कंडक्शन मेथड से। ये मैंने बताया था लास्ट क्लास, कंडक्शन मेथड से दोनों बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाता है। अब क्या करा है क्वेश्चन में, अब करा है कि इस सी स्फीयर को दोनों के मिड पॉइंट पे लाके रख दिया जाता है। अब इसको दोनों के मिड पॉइंट पे लाके रख दिया, ये दोनों फिक्स्ड है यहाँ पे C। अब बताओ इसमें चार्ज कितना आया, Q बाई 2। अब B में कितना चार्ज हो गया, पहले से अब कितना चार्ज हो गया, पहले था Q, अब कितना हो गया Q बाई। जब इसको कांटेक्ट में लाए फिर इसको सेपरेट करके यहाँ रख दिए तो इस पे चार्ज हो गया Q बाई T, इसमें भी चार्ज हो गया Q बाई, दोनों में सेम आएगा विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन में प्रोसेस। ना अब कहना क्या है यहाँ पे कि नेट फोर्स का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द C। अब बता ये एग्जर्टिंग हो गया। अब इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पहले सर्च करेंगे कि एक्सपीरियंसिंग बॉडी कौन है। तो एक्सपीरियंसिंग बॉडी कौन हो गया C, जो फोर्स को महसूस करने वाला है, इसी पे हमको रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये हुआ एक्सपीरियंसिंग। एग्जर्टिंग कौन हो गया A एंड B। अब ये बॉडी जो है चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q, दोनों में सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, दे आर रिपेल विद ईच अदर। तो ये बॉडी इस पे फोर्स अगर लगाना चाहे, ये बॉडी अगर इस पे फोर्स लगाना चाहे, इस पे फोर्स हमको चेक करना है, अगर ये बॉडी इस पे फोर्स लगाना चाहे तो किधर लगाएगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये रिपल्सन हो गया, ठीक है। सो रिपल्सन फोर्स विल बी F C A, फोर्स ऑन C ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। और ये बॉडी इस पे रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका रिपल्सन का डायरेक्शन इधर हो गया। अब फोर्स का जो डायरेक्शन होता है ना, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होता है, टू चार्जेस का जो लाइन ज्वाइनिंग होता है उसी के अलोंग ये फोर्स एक्ट होता है। अब ये बॉडी इस पे अगर फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो F C B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। तो यही दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इस बॉडी पे, और कोई दूसरा फोर्स नहीं। तो बता सकते हैं अब इसको क्या करें, दो फोर्सेस मिल गया और दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है, F C B एंड F C A। एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, ये C बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड का वैल्यू फाइंड आउट करो। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा D बाई 2, ये डिस्टेंस होगा D बाई 2, मिड पॉइंट पे है। Here F C A क्या होगा, K इस फोर्स का वैल्यू। तो ये दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, तो K Q1 Q2 Q into Q by 2 अपॉन सेपरेशन D by 2 होल स्क्वायर। सो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये 4, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। चेक कर सकते, ठीक है। और निकालेंगे F C B,
फोर्स ऑन सी ड्यू टू पी, ये दोनों के बीच का फोर्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, के Q1 Q2 Q/2 इंटू Q/2 अपॉन D/2 होल स्क्वायर। सो 2 2 ये 4, ये 4 ऊपर चला गया, कट गया, तो ये बचा के Q²/D²। ये रिजल्ट है। क्लियर है? अच्छा ये बता सकते हैं कि ये कितना होगा, 2 टाइम्स F। F था क्या पहला केस में, F का वैल्यू आया था Q² डिवाइडेड बाय D²। तो फर्स्ट केस में आया था ये F, तो F लिख सकते हो, ये किसके इक्वल है, F के इक्वल। ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी हाउ मच। अब रिजल्टेंट फोर्स देखो कितना होगा, 180 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा जो बड़ा होगा उसे में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बड़ा वैल्यू क्या मिला 2F, और ये है छोटा वैल्यू, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो तो क्या हो जाएगा FCA माइनस FCB अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रिजल्टेंट फोर्स विल बी A माइनस B। जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, जो बड़ा होता है, तो FCA माइनस FCB। तो FCA का वैल्यू क्या मिला 2F, FCB का वैल्यू क्या मिला F। सो फाइनल रिजल्ट विल बी F। यानी जो पहले जो चार्ज में फोर्स लग रहा था, दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा था रिपल्सन फोर्स, सेम फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा ये थर्ड चार्ज F। अब इसका डायरेक्शन देखा जाए तो डायरेक्शन किधर है, देखो FCA बड़ा है FCB से, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, तो ये किसके अलोंग होगा, अलोंग CB, C to B, इसका डायरेक्शन बन जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हुआ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस सी बॉडी। तो सबसे पहला काम क्या किया कि एक्सपीरियंसिंग बॉडी को मैंने सर्च कर लिया, इसके बाद उसमें इंडिविजुअल फोर्सेस को फाइंड आउट कर लिया, ये दोनों को। अब चेक किया कि ये दोनों फैक्टर जो है एंगल कितना बना 180, अगर 180 होगा तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू होगा A माइनस B। तो इस तरह से हम नेट फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखें। आप रिजॉल्व करने का टेक्निक आप सीखे होंगे कॉन्सेप्ट में, कि अगर ये वेक्टर है, ये x और ये क्या है y, और ये कोई वेक्टर है a, एंगल थीटा है, इसको अगर कंपोनेंट का फॉर्म में लिखा जाए तो a को अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आता था मेरा a cos थीटा, और इस वैल्यू को मिलता था ये a sin थीटा। ये कंपोनेंट में मैंने ब्रेक कर दिया, एक को इधर घुमा दिया x के लॉन्ग, और ये इधर कितना है 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा। जब भी हम घुमाते हैं रोटेट करते हैं तो cos लगाते हैं एंगल के साथ, तो a cos थीटा ये वैल्यू मिल गया, यानी शैडो, इसका शैडो यहाँ पे कंपोनेंट, और इसको इधर मूव करोगे तो ये एंगल कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा विल बी sin थीटा। तो ये कंपोनेंट हो गया ये sin थीटा। सो a वेक्टर कैन बी रिटन एज, तो a वेक्टर को हम कैसे लिखोगे, इसके टेल से हेड तक मूव कर जाओ, टेल से हेड तक जाने के लिए, टेल से हेड तक जाने का रास्ता क्या है x और y। x और y के लोग हम ट्रैवल करेंगे, तो x के लोग अगर ट्रैवल करते हैं तो कितने मैग्नीट्यूड जाना पड़ेगा a cos थीटा। डायरेक्शन बता, x में क्या लेते हैं i कैप, y में क्या लेते हैं j कैप, तो यहाँ पे डायरेक्शन दिखाएंगे i कैप। अब हम यहाँ से फिर मूव करेंगे इसके हेड तक, तो ये y डायरेक्शन में गया, तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है a sin थीटा, a sin थीटा। डायरेक्शन बताओ किधर है y डायरेक्शन में क्या लेंगे j कैप। तो ये हुआ इसका वेक्टर फॉर्म। तो इस फॉर्म में भी हम एक प्रॉब्लम बनाते हैं और उसको देखेंगे किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, एक सपोज एक क्लॉक है ये, और
ब्लॉक को हम डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इसको, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ 12 o'clock, चलो इसको 12 कूलम नाम दे देते हैं। इसके बाद आता है 1, इसके बाद आया 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये क्लॉक है। और जो टाइमिंग का पोजीशन था वहां पे हमने चार्ज प्लेस्ड कर दिया। यहाँ 12 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, तो इसे बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अलग अलग चार्जेस हमने प्लेस्ड कर दिया सिस्टम में। इसके सेंटर पॉइंट पे, यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। कितना? 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज रखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसका रेडियस दिया हुआ है r, इसका रेडियस कितना है, यहां से यहां तक रेडियस कितना है, I the radius of the circle. Then question is problem number 2, find the resultant force, find the resultant force on 1 coulomb in terms of I and J। अब I और J के टर्म में इसका आंसर चाहिए। किस पे फोर्स निकालना है? 1 कूलम। इसलिए यहाँ कभी प्रोजेक्शन मेथड का यूज नहीं करेंगे, जब भी यूज करना है तो वेक्टर मेथड का। अब यहाँ वेक्टर मेथड में पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन होगा, कहीं बहुत सारे फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। अगर 2 फोर्सेस आते हैं तो उसको पैरेललोग्राम या ट्रायंगल ऑफ मेथड से हैंडल करते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस एग्जर्ट होने वाला है कि सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं और इसको बोलते हैं एक्सपीरियंसिंग बॉडी। तो एक्सपीरियंसिंग बॉडी कहाँ पे है? 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंसिंग बॉडी। दीज आर एक्सर्टिंग बॉडी। इसको हमने सर्च कर लिया कि एक्सपीरियंसिंग बॉडी सेंटर पे रखा हुआ है, ये एक्सर्टिंग बॉडी। अब कितने फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 12 कूलम। अगर 12 कूलम पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल विद ईच अदर। तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और उसका रिपल्सन का जो डायरेक्शन होगा, लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, तो 2 चार्जेस का लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग होगा। तो इस पे फोर्स अगर इधर एग्जर्ट करता है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। इस फोर्स का नाम दे दो F12, F12। ठीक है, अगर ये फोर्स, ये बॉडी अगर इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा 1 कूलम, तो 1 कूलम में क्या होगा? रिपल्सन। तो ये बॉडी में रिपल, देखो ये भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन इस पे फोर्स हमको चेक नहीं करना, चेक करना है कहाँ पे? 1 कूलम पे। तो ये बॉडी इस पे अगर फोर्स लगाएगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस फोर्स का नाम दे दो F1। अगर 2 के लिए बात करें तो 2 वाला इधर इसको फोर्स लगाएगा, इस फोर्स का नाम दे देंगे F2। 3 इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, सब रिपेल करेगा इसको अपने से अवे। ठीक है, F3 ये फोर्स लगाएगा इधर, F4 ये फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, F5 ये फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, सब रिपेल करता है। All the forces are acting away from the exerting body। 6 हो गया। 7 ये इसको रिपेल कर दिया जाए, 8 ये इसको रिपेल कर दिया जाए, 9 इसको रिपेल कर दिया।
सब रिपल्सन होगा। 10, ठीक है, 11, बताओ कितने फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं? 12 फोर्सेस इस बॉडी पे एक्ट हो रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम। वेक्टर एडिशन करना है क्योंकि हमको यहाँ पे आई और जे के टर्म में हमको लाना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक्सिस चूज करना है। इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस। जब भी हमको आई जे के टर्म में लिखना पड़े तो हमको वहां पे एक्स और वाई एक्सिस कंसीडर करना पड़ेगा। इसको ले लेते हैं वाई एक्स एक्सिस और ये हो गया ऑरिजिन, ठीक है। तो इतने सारे फोर्सेस जो हैं कितने एंगल पे इंक्लाइन है ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये कितने होंगे? 30, ये 30, कितने 12 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो ये भी हो गया 30, ये 30, सभी 30 डिग्री पे इंक्लाइन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ इसको समझाने के लिए तो आसान डिस्कस करेंगे। अब बताओ सारे फोर्सेस जो है 12 फोर्सेस, इसको रिड्यूस करके कोशिश करें कि इसको 6 फोर्स में कन्वर्ट कर दें। क्यों? क्योंकि देखो तो एक लाइन पे 2 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक लाइन में 2, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 2 फोर्सेस विल बी सेम। यहाँ पे सेम 2 फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो 2 फोर्सेस अगर एक ही डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन पे हो, द रिजल्टेंट फोर्सेस विल बी a माइनस बी। बताए थे a माइनस बी, रिजल्टेंट r इक्वल टू a माइनस बी। तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये दोनों देखो सब्ट्रैक्ट होने वाला है, ये दोनों इसको सब्ट्रैक्ट करने वाला है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों सब सब्ट्रैक्ट होके एक रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा। तो 12 फोर्सेस को अगर रिड्यूस कर दिया जाए 6 फोर्सेस में तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि F1 का वैल्यू क्या है। Here F1 का वैल्यू बताओ। F1 का वैल्यू ये फोर्स, ये दोनों के बीच, तो क्या होगा? K Q1 Q2 यानी 1 into 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R क्या है? ये दोनों के बीच का सेपरेशन, रेडियस। सो वैल्यू विल बी क्या आएगा? ये क्या आएगा? K बाय R स्क्वायर। F2 का वैल्यू क्या निकलेगा? F2 का वैल्यू K, ये दोनों के बीच में, तो क्या आएगा? 1 into 2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो 2/2K अपॉन R स्क्वायर। F3 का वैल्यू K 1 into 3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो 3K डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस तरह से सबका निकालते चले जाओगे। और K 1 into 4 अपॉन R स्क्वायर। सो 4K अपॉन R स्क्वायर एंड सो कहाँ पर जाएंगे? F12 का वैल्यू बताओ कितना होगा? 12 वाला 12 into 1, 12 into 1, so value will be K 1 into 12 divided by R square, so 12K upon R square। इस तरह से वैल्यू आएगा। सारे फोर्सेस को पहले निकाल लेंगे। अब सारे फोर्सेस को निकालने के बाद फोर्स को यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। देखो फोर्सेस निकालने के बाद हम क्या करना है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो बताओ ये दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? पहले 1 और 7 की बात कर लें। 1 और 7, देखो ये 7 है इधर, 1 है इधर, तो 7 वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा किससे? F1 से। सो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? इस 1 और 7 का रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स का नाम दे दिए FA नाम दे दिए। तो बता FA का वैल्यू बता सकते हो यहाँ पे क्या होगा? FA विल बी F7 माइनस F1। और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों का वैल्यू तो आएगा K 6 आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 से 7 माइनस 1 6 आएगा। 6 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर यानी 6K डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आएगा। चेक कर लें। FB किसके लिए बात करेंगे? ये दोनों के लिए 1, 2 और 8 के लिए। तो ये बड़ा, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इधर जाएगा। तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा इस डायरेक्शन में जाएगा। इसको बोलोगे FB।
सो एफ बी विल बी F8 माइनस F2, ये भी रिजल्ट आएगा 6K डिवाइडेड बाई R, चेक करो। फिर FC का वैल्यू बताओ, FC लेंगे इस दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इसका नाम दे देंगे FC। रिजल्टेंट फोर्स FC विल बी F9 माइनस F3, सो वैल्यू विल बी 6K अपॉन R स्क्वायर। FD की बात करें, FD लेंगे इस दोनों फोर्सेस के बारे में, ये दोनों का रिड्यूस करो तो इधर आएगा इसका नेट फोर्स FD। बोले FD का वैल्यू F10 माइनस F4, अगेन रिजल्ट विल बी 6K अपॉन R स्क्वायर। FE, इस रिजल्टेंट फोर्स का नाम दे देंगे FE। FE का वैल्यू F11 माइनस F5, F11 माइनस F5, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे, तो वैल्यू विल बी 6K अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अब चले इस पे, तो ये आएगा तुम्हारा F नाम दे देते, तो F का वैल्यू आएगा F12 माइनस F6, सो वैल्यू विल बी 6K अपॉन R। ये वैल्यू निकल गया। कितने फोर्सेस में रिड्यूस हो गया? 1 2 3 4 5 6। अब 6 फोर्सेस की बात करेंगे, अब 12 फोर्सेस की बात नहीं करते। अब इसका रिड्यूस डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम को थोड़ा रिड्यूस करें। सारे एंगल कितना होगा? 30 30 360 डिग्री, ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो 30 30 आएगा। अब इस फोर्स को अब हम रिड्यूस करेंगे, X, ये क्या हुआ? Y। अब X और Y में सारे फोर्सेस को कंपोनेंट में ब्रेक करना है। देखो तो इस डायरेक्शन में आया है FA, FB, FC, FD, कौन सा है? ये FA हो गया 1 और 7 वाला, और FB होगा FC हो जाएगा ये 3 और 9 वाला। FE, FC, FD, FE, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में आया था जो 12 और 6 के बीच में आया था, इसको बोलते हैं FF। कितने फोर्स आए? 1 2 3 4 5 6 फोर्स में अब कन्वर्ट हो गया। फिगर को देख लेंगे, उस फिगर को अच्छी तरह से, कि ये FA जो है ये 7 और 1 के बीच में, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। इसके बाद ये जो FB आया है वो 8 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो इसमें C जाएगा, इसमें D, इसमें E और इसमें F। और ये सारे एंगल कितने पे है? 30। ये भी कितने पे है? 30। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। अब इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकालना है। अब इसका रिजल्टेंट वैल्यू को कैसे हैंडल करें? वो ना, हाउ कैन यू फाइंड द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ दिस फोर्सेस? तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर बनाने का कोशिश करेंगे कि FA वेक्टर कैसे बनाऊं। FA वेक्टर को बनाने के लिए देखो तो ये X और ये क्या है? Y। ये FA वेक्टर कितने एंगल पे इंक्लाइन है? ये X एक्सिस से 60 डिग्री। सो FA will be
एफ ए को इधर प्रोजेक्ट करो, तो एफ ए कॉस 60 आई कैप, इधर प्रोजेक्ट करो एफ ए साइन 60 जे कैप, बन गया एफ ए, ठीक है। और एफ बी का वैल्यू अगर निकालना चाहे, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी का वैल्यू इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे एक्स के लॉन्ग, ठीक है। तो ये मिलेगा क्या, एफ बी कॉस 30 डिग्री आई कैप, इसको इधर प्रोजेक्ट करो, ये देखो ये हुआ 30 और ये हुआ y के साथ, तो क्या लिखेंगे एफ बी साइन 30 जे कैप। अब बताओ ये c का डायरेक्शन x के लॉन्ग, इसको कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं, सो एफ सी कैन बी रिटन एज एफ सी, और ये आई कैप लिखेंगे, यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा है। अब बताओ एफ डी का वैल्यू क्या होगा, एफ डी का वैल्यू ये देखो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है 30 डिग्री, तो एक्स कंपोनेंट उसका हो जाएगा एफ डी कॉस 30 डिग्री आई कैप, एक्स के लॉन्ग जा रहे हैं पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, अब इसको वाई के लॉन्ग प्रोजेक्ट करो, तो हो जाएगा एफ डी साइन 60 डिग्री माइनस जे कैप। क्यों लिया माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे आ रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है, माइनस जे कैप। ये सब कंपोनेंट में पढ़े हो गए क्लास 10th में वेक्टर एडिशन में, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में। एफ ई का वैल्यू बताओ क्या होगा, एफ ई का वैल्यू देखो एक्स एक्सिस के कितने एंगल पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री, तो क्या लिखोगे एफ ई कॉस 60 डिग्री आई कैप प्लस एफ ई साइन 60 डिग्री माइनस जे कैप, ये वैल्यू होगा माइनस जे कैप इस डायरेक्शन में। और एफ लास्ट फोर्स बचा एफ, ये देखो y एक्सिस के लॉन्ग है, नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग, तो लिखना है एफ मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। अब सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर देना है, सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर देना है विद द हेल्प ऑफ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर मेथड। सो वैल्यू विल बी, सो नेट फोर्स एफ का वैल्यू जो होगा सेंटर पॉइंट पे ये आएगा एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी प्लस एफ ई प्लस एफ एफ, सारे फोर्स का वेक्टर एडिशन कर देंगे। अब देखना है यहाँ पे देखो ये फोर्स, सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना आया था 6k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू इसके लिए सारा फोर्स का वैल्यू सेम है। तो अगर सबको एडिशन किया जाए तो कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, देखो ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा, ये दोनों का एडिशन करोगे तो कैंसिल होगा, ये वैल्यू सेम है, तो ये और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखा जाए डी माइनस ये टर्म और इसके साथ और कौन मैच कर रहा है साइन 60, हाँ ये सॉरी यहाँ पे 30 होगा 30, हाँ ये वैल्यू देखो cos 30 आई कैप एफ डी साइन 30 जे कैप, तो ये वैल्यू किसके साथ मैच कर रहा है, जे कहाँ पे है यहाँ पे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, जो रेस्ट बच गया उसको लिख सकते हैं एफ ए cos 60 आई कैप प्लस एफ बी cos 30 आई कैप एंड एफ सी आई कैप, एफ डी cos 30 आई कैप, एफ ई cos 60 आई कैप, और एक फाइनल वैल्यू बचा एफ एफ माइनस जे कैप। अब यहाँ पे देख सकते हैं cos 60 का वैल्यू होता है, ये वैल्यू को चलो एफ ले लें, सारा वैल्यू को एफ कर दें, और ये 60 का वैल्यू हो गया 2 आई कैप, ये वैल्यू हो गया एफ √3 बाई 2 आई कैप, ये हो गया एफ आई कैप,
एफ डी रूट 3 एफ डिवाइडेड बाय 2 आई कैप, ये वैल्यू एफ अपॉन 2 आई कैप माइनस एफ जे कैप, सारा वैल्यू इक्वल है एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी, एफ ई, एफ एफ। तो ये वैल्यू कितना आ रहा था 6k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो सबको इक्वल वैल्यू को पुट कर दी। अब क्या करना है यहाँ पे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से ऐड करो, देखो तो क्या मिलेगा f, तो f i कैप, फिर यहाँ पे है f i कैप, ये और ये दोनों क्या ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट 3 बाई 2 f i कैप माइनस f j कैप। अब फिर ये दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 2f प्लस रूट 3f i कैप माइनस f j कैप। यहाँ पे कॉमन आएंगे f, तो 2 प्लस रूट 3f i कैप माइनस f j कैप। f का वैल्यू हमको पता है 2 प्लस रूट 3, f का वैल्यू है 6k डिवाइडेड बाय r स्क्वायर i कैप माइनस 6k डिवाइडेड बाय r स्क्वायर j कैप। अब बताइए ये जो फाइनल रिजल्ट आया नेट फोर्स सेंटर पॉइंट पे i और j के टर्म में लाना था, तो ये i और j के टर्म में आ गया, ठीक है। तो क्या किया, पहले हम लोग सारे फोर्सेस को निकाल लिए, सारे फोर्सेस को निकालने में 12 फोर्सेस आया, उसको 6 फोर्सेस में रिड्यूस कर दिया, और 6 फोर्सेस में रिड्यूस करने के बाद सबको वेक्टर फॉर्म में बना दिया, कंपोनेंट के फॉर्म में आई और जे के टर्म में सबको लिख दिया, और सबका वेक्टर एडिशन सुपरपोजिशन थ्योरम से हमने अप्लाई करके इसका फाइनल रिजल्ट को निकाल लिया। तो आया वैल्यू क्या, 2 प्लस रूट 3 6k डिवाइड बाय आर स्क्वायर आई कैप, 6k डिवाइड बाय आर स्क्वायर जे कैप। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट था, एक ही प्रॉब्लम में बना के हम लोग इसको सीख लिए कि इस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। यानी वेक्टर का आइडिया होना चाहिए, प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। एक क्वेश्चन देते हैं, थर्ड टाइप क्वेश्चन, और क्या पूछ सकते हैं, ये चलो एक्स एक्सिस, ये इसका ऑरिजिन होगी, ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और इस तरह से 100 सेंटीमीटर इसका मार्किंग किया हुआ है एक्स एक्सिस। अब बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर पे एक चार्ज है 1 × 10⁻⁸ गुना, यहाँ पे है 8 × 10⁻⁸ गुना, यहाँ पे है 27 × 10⁻⁸ गुना, और यहाँ पे है 1000 × 10⁻⁸। इतने सारे चार्जेस रखा हुआ है ना, 10 सेंटी, 20, 30 और 100 सेंटीमीटर, और 1 यानी यहाँ ऑरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है। क्वेश्चन क्या किया जा रहा है इसका क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। इस पे नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये सब चार्जेस के चलते इस पे नेट फोर्स का वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हाउ कैन यू फाइंड नेट फोर्स, कैसे निकालोगे? अब सबसे पहले यहाँ ढूंढना है, सबसे पहले सर्च करना है कि एक्सपीरियंसिंग बॉडी क्या है। तो एक्सपीरियंसिंग बॉडी यहाँ पे क्या है 1 कूलम। एक्साइटिंग बॉडी कौन है? ये सारा एक्साइटिंग बॉडी है। सभी में प्लस चार्ज दिया हुआ है, तो सभी फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा इस पे, और सबका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगा, पीछे की ओर। तो सारा फोर्सेस पीछे की ओर लगने वाला है। तो ये बॉडी अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो देखो कैसे निकालोगे। इस तरह का प्रॉब्लम जब भी बनाओगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको इधर रिपेल करेगा, ये हुआ F1, ये इसको रिपेल किया, ये हुआ F2, F3, इस तरह से जाएगा कहाँ तक?
10 तक सारे फोर्सेस इधर एक्ट कर रहे हैं। कितने चार्जेस हैं यहाँ पे, है ना, 10। तो उस तरह से सारे फोर्सेस का डायरेक्शन सेम। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सभी फोर्सेस का डायरेक्शन अगर सेम होता है, एक ही डायरेक्शन में है, तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड का सम ले लेना है। वेक्टर एडिशन जब निकालोगे तो सब इसका मैग्नीट्यूड का सम लेना है। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या लिखेगा, 1 F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 F10। F1 का वैल्यू बताओ, ये दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, एयर मीडियम में है, तो K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1 into 10 to the power minus 8 into 1 वही होगा, डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर दो, -2 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों के बीच में, तो K into 1 into 8 into 10 to the power minus 8 अपॉन 20 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों के बीच में, तो K into 1 into 27 into 10 to the power minus 8 डिवाइडेड बाय 30 into 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर। सबको मीटर में कन्वर्ट करते जाएं, SI सिस्टम की बात हो रही है, प्लस डॉट 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 ये रिजल्ट क्या आएगा, K 1 into 1000 10 to the power minus 8 upon 100 into 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद पूरा मैथमेटिक्स है। अगर मैथमेटिक्स का आइडिया नहीं है तो फिर इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। इसको सिर्फ सॉल्व कर, फिजिक्स का काम कंप्लीट हो गया। अब इसको अगर हम कॉमन लिया जाए तो K बाहर आया, 10 to the power minus 8 भी बाहर आया, तो अंदर में बताओ क्या क्या बचा, 1 अपॉन ये हुआ -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 10 पावर -2, ये 12 है। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 8 10 to पावर -8 बाहर चला गया, ये भी बाहर आया, ये हुआ 2 into 10 to the power -1, उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 into 10 to the power -2। क्लियर, ये K बाहर चला गया, ये भी चला गया, तो बचा क्या 27, ये 3, ये हुआ 10 to the power -1, तो ये हुआ 9 into 10 to the power -2। ठीक है, प्लस बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है इसका, K बाहर चला गया, K 10 to the power -8 कॉमन, तो 1000 डिवाइडेड बाय ये हुआ 10 पावर 2 0 1, तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। चेक कर लेना, तो मैथमेटिक्स है। अब बताओ K का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9 10 to the power -8। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है नीचे से, अच्छा इसको ऐसा करते हैं, ये 1000 है, 1000 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 10 to the power -2। अब ठीक है, ऐसे लिख सकते हो 10 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पावर 2 और ये 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1000 में कन्वर्ट, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 पावर -2 लिख सकते हो। उसी 1000 को, ये 1000 था, इसको लिखा मैंने 10 डिवाइडेड बाय 10 पावर -2, रिजल्ट मुझे वही आएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो 10 to the power -2, सो वैल्यू विल बी 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, ये कितने बार में जाएगा 3 एंड डॉट 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 ये क्या बचा 10। क्लियर है, सो ये 10 to the power ये कट गया तो 10 पावर -1 और सॉरी 1 और ये ऊपर से जाएगा 3, तो 9000 आएगा ये। अब यहाँ पे ध्यान दो 1 to 10 का समेशन पड़े होगे, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक का समेशन का फॉर्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी इसको n समेशन करोगे तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो। और 1 से 10 का समेशन अगर डालोगे तो यहाँ 10 + 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2 55 आएगा। कितना आएगा ये समेशन 55। सो दिस वैल्यू विल बी 55। इसको लिख सकते हो 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। सो रिजल्ट विल बी 9000 into 55। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 495 into 10 to the power 3 and this value can be written as 4.95 10 to the power 5 Newton and this is your final answer. This is your final answer. Clear?
तो इस तरह का फोर्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स की आइडिया हुई इसमें क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लें। आप एनसीईआरटी में अगर जाना चाहते हैं, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में जाके 1.6 और 1.7 सॉल्व कर सकते हैं। एससी वर्मा में जाए तो 16, 17, 20, 31 ये सब क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। पेज 121 एंड 122 में दिया हुआ है, इसको आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम देखें और ये कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा सा देखिए। इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें। कॉन्सेप्ट क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये क्लास 10th मैथमेटिकल टूल से मैंने बताया था। फॉर y को अगर मैक्सिमम करना है, y का वैल्यू का मैक्सिमम करना है, अभी ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं जा सकते हैं, इसके बारे में क्लास 10th में मैथमेटिकल टूल से बताया गया होगा। मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन, तो y अगर ये मैक्सिमम होता है देन y को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में और इसको क्या पुट कर दो 0, तो ये कंडीशन अप्लाई होता है। इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर भी सिमिलर केस दिया जा सकता है कूलम्ब्स लॉ में। यहाँ पे भी अगर फोर्स अगर फंक्शन है, देखो फोर्स डिपेंड करता है k q1 q2 डिवाइडेड बाय x, ये फॉर्मूला होता है। ये चार्ज पे भी डिपेंड करता है, सेपरेशन पे भी डिपेंड करता है। इफ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर फोर्स अगर x का फंक्शन है और अगर फोर्स को मैक्सिमम करना है, फोर्स टू बी मैक्सिमम, देन फॉर्मूला विल बी dF अपॉन dx इक्वल टू 0। तब f को डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में फोर्स को, और उसको 0 पुट कर दो, तो ये मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन निकल जाएगा। फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू किस कंडीशन पे होगा उसका ये रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड आ सकता है और एक कंडीशन डाल सकता है कि f अगर चार्ज का फंक्शन हो, f इज अ फंक्शन ऑफ चार्ज, एज f इज अ फंक्शन ऑफ चार्ज मींस ये इंडिपेंडेंट और ये हुआ डिपेंडेंट। अगर ये वैरी करे तो फोर्स का वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर f टू बी मैक्सिमम dF अपॉन dQ का रिजल्ट जो आएगा 0 आएगा। ये दोनों कंडीशन को लगा के अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। मैथमेटिकल टूल्स में मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट में ये बताया गया होगा। तो अगर फोर्स अगर चार्ज का नेचर पे वैल्यू इस पे वेरी करता है, फोर्स डिपेंड कर रहा है चार्ज पे, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ q, देन फोर्स टू बी मैक्सिमम dF by dQ इक्वल टू 0। तो फोर्स को डिफरेंशिएट कर दो चार्ज के रिस्पेक्ट में और 0 पुट कर दो। और अगर फोर्स का वैल्यू अगर x के रिस्पेक्ट में का वैरी करे तो f dF by dx करना है और उसको 0 पुट कर देना। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन, इसको लिख लेंगे। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। कह रहा है कि दो चार्ज है, दो चार्ज, ठीक है, और दोनों चार्ज यहाँ पे Q दोनों इक्वल चार्ज दिया, दो बॉडी, ठीक है, और दोनों का सेपरेशन है D। कल इसके मिड पॉइंट से बाइसेक्टर लाइन पे, यानी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हैं इसको, कि कहाँ पे एक थर्ड चार्ज को हम प्लेस्ड किया जाए, थर्ड चार्ज Q, कि ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नहीं, क्या लोकेशन होना चाहिए इस चार्ज का, कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए इसके मिड पॉइंट से, इस x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि क्या डिस्टेंस होना चाहिए कि यहाँ पे ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कि इस थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस्ड करते हैं, इसके बाइसेक्टर लाइन पे कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड करें कि ये फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा और मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो क्या करते हैं बताओ, इसमें एक्सर्टिंग बॉडी कौन हो गया, क्यू क्यू। एक्सपीरियंसिंग बॉडी कौन हो गया, क्यू। कितना वैल्यू ले लिया हम लोग, एक्स। सपोज क्या ले लिया, एक्स डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम फोर्स कर रहा है, तो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए हमको इस एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, वो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये नेट फोर्स, इस पे फोर्स लगाओ, तो ये अगर इस पे फोर्स लगाएगा तो रिपल्सन फोर्स जाएगा इस डायरेक्शन में, इधर रिपल्सन फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ये अगर इसको रिपेल किया तो बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन। मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्यों, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है चार्जेस, सेपरेशन दोनों का इक्वल है। ना तो ये इस फोर्स का वैल्यू भी सेम आएगा, एफ। चलो इस एंगल का नाम ले ले थीटा, इस एंगल का नाम ले ले थीटा। तुम चाहो तो इसको पैरेललोग्राम ब्लॉक मेथड से बना सकते हो या कंपोनेंट मेथड से ही बना सकते हो। तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये भी एंगल थीटा। इसको दो एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब बताओ इस एफ को इधर प्रोजेक्ट करो तो क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा। इस एफ को इधर प्रोजेक्ट करो तो क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा। इस एफ को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दो, कितने एंगल से मूव करना पड़ेगा बताओ, ये 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा विल बी sin थीटा, f sin थीटा। ये सब कंपोनेंट में बताया गया हो। इसको इधर प्रोजेक्ट करें, ये कितने एंगल से मूव करना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, तो f cos 90 माइनस थीटा विल बी sin थीटा, f sin थीटा। ये फोर्सेस इक्वल क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, सिमेट्रिक है। तो ये अगर डिस्टेंस अगर d है तो दिस विल बी d/2, दिस विल बी d/2। ये 90 डिग्री है, so this length will be how much, x square plus d square by 4. This length will be x square plus d square by 4. Same length होगा दोनों का, then forces will be also same. अब इस दोनों फोर्सेस को दो डायरेक्शन में ब्रेक कर दिए, एक y के अलॉन्ग और एक x के अलॉन्ग। अब देखा जाए कि ये, अब इसको भूल जाना है, इसको दिमाग से हटा दो, क्योंकि इसका दो पार्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया है आपका, y के अलॉन्ग और x के अलॉन्ग। यहाँ पे देखा जाए दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल कर देगा। सो नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, y एक्सिस के अलॉन्ग नेट फोर्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा। सो एफ नेट विल बी, ध्यान दीजिए, ठीक है, एफ नेट विल बी एफ cos थीटा प्लस एफ cos थीटा। मैंने ब्रेक करके यहाँ पे निकाला, तो इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम ब्लॉक मेथड से भी, तो ये रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट। तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है, इजी वे में बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं फटाफट। तो ये देखो, ये और ये कैंसिल हो गया, और इसको तो दिमाग से हटा ही देना है। अब यहाँ नेट फोर्स इस चार्ज पे कितना बना, 2f cos थीटा। सो वैल्यू विल बी 2f cos थीटा। अब बता सकते हो कि f का वैल्यू क्या है, f क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू होता है k q1 q2 यानी q इंटू q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 4। अब बचा क्या, cos थीटा। तो cos थीटा इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो। सो इस ट्रायंगल से अगर cos थीटा निकाला जाए तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, बेस बाय हाइपोटेनस। सो x डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये नेट फोर्स का वैल्यू हो गया कहाँ पे, q पॉइंट पे, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो ये चेक किया जाए कि ये फोर्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, ये दोनों का देखो तो किया जाए, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1। सो वैल्यू विल बी x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 4 पावर 3/2 आई इंटू x। अब ये 2 से ये कैंसिल होगा, तो आएगा रिजल्ट क्या, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट QQX अपॉन, क्या रिजल्ट आया, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4।
ये 3/2, ठीक है। ये एससी वर्मा का आई थिंक ये शायद 21 या 31 क्वेश्चन है, और चेक करें, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्यू डी एक्स डिवाइड बाय दिस में, ये हुआ नेट फोर्स का वैल्यू। अब यहां से आगे बढ़ना है। अब कह रहा है कि ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। ये फोर्स किस कंडीशन पे मैक्सिमम होगा, कितने डिस्टेंस पे ये फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा। एक्स का वैल्यू निकालना है जहाँ फोर्स का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। तो ये फोर्स देखो तो यहाँ पे किस पे वैरी कर रहा है, क्यू कांस्टेंट है ये, और ये वैल्यू फिक्स्ड है। क्यू का चार्ज भी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो, चेंज क्या कर रहा है, एक्स। तो फोर्स यहाँ बता सकते हो, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। सो फोर्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स। सो एफ इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एफ को मैक्सिमम करना है, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम then differentiation of force with respect to x will be 0। f का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। अब पूरा का पूरा अब यहाँ पे मैथमेटिक्स काम करेगा, फिजिक्स का काम खत्म। अब डिफरेंशिएशन करके उसको 0 पुट कर देना है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो df का वैल्यू पता है, df का वैल्यू पता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 3/2 इक्वल टू 0। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो सब 0 आएगा, ये कांस्टेंट बाहर आके उसे 0 कर दो। सो फाइनल आएगा d/dx x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 एंड 3/2, ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे u/v फॉर्म है, इसको u कहते हैं, इसको v कहते हैं। u/v फॉर्म का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए सबको, है ना। d/dx u/v का फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो v स्क्वायर v du/dx माइनस u dv/dx, ये फॉर्मूला होता है। इसी पे इस फॉर्मेट पे इसको ब्रेक करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो इसका जो रिजल्ट डिफरेंशिएशन के बाद जो आएगा, वी गेट, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब तो बच्चे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आराम से सॉल्व कर लेंगे, और जो बायो के स्टूडेंट थोड़ा सा मैथ का हेल्प लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी फॉर्मेट पे सॉल्व करना है। रिजल्ट आएगा x का वैल्यू, वी गेट x का वैल्यू d/2√2, दैट मींस x स्क्वायर का वैल्यू आएगा d²/8, ये आएगा। तो यहाँ से x निकालोगे तो d/2√2 आएगा फाइनल रिजल्ट। जब इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करोगे तो x का रिजल्ट ये आएगा। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, यानी यहाँ से कितने डिस्टेंस पे ट्रैवल करना पड़ेगा इक्वेटोरियल लाइन में इस चार्ज को लेके, d/2√x। सो d/2√x पे जाते जाते इस पे फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू जो रिजल्ट आया था उसमें x का वैल्यू पुट कर दोगे। x का वैल्यू जब पुट कर दोगे फोर्स का रिजल्ट आने के बाद, तो वहां पे फोर्स आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड qx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 एंड 3/2, ये रिजल्ट आया था। इस पे x का वैल्यू पुट कर दोगे, और इसके पुट करने के बाद आएगा 3.08 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qq अपॉन डी स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, इसको आप चेक कर लें। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.08 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qq डिवाइड बाय x स्क्वायर। कब ये x का वैल्यू, ये x का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक छोटा सा और क्वेश्चन एक देख लें इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, a charge Q divided into two parts
what will be the ratio of two charges when force between them will be maximum, कह रहा है कि एक चार्ज है, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में सेट कर लें। कह रहा है एक चार्ज है मेरे पास, सपोज एक क्यू, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। हो सकता है ये चार्ज अगर ले लें 110 कूलम या 100 कूलम, तो ये इसको कर सकते हो 20 कूलम, तो ये हो जाएगा 80 कूलम। ये होगा अगर 30 कूलम, तो ये हो जाएगा 70 कूलम। कुछ भी चार्ज को डिवाइड करते हैं, कौन सा ऐसा पेयर बनेगा दो चार्जेस के बीच में, ये दोनों चार्जेस के बीच में, जहां फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा दो पेयर बनाना है, दो पार्ट बनाना है चार्ज का, जहां पे फोर्स का वैल्यू क्या हो, ये दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच में लगेगा, कौन सा दो पेयर बनेगा जहां पे फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन का मीनिंग, ठीक है। तो इसको कैसे बनाओगे, हम जनरल वैल्यू, अब कितने हम चेक करें, बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, तो कितना चेक करोगे, तो क्या करते हैं कि एक छोटा सा चार्ज हमने इससे निकाल दिया, तो रेस्ट कितना चार्ज बचा, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये इसका फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। अब बताइए ये दोनों कितने सेपरेशन पे रखा हुआ है, दोनों जब सेपरेशन में रखा हुआ तो दोनों पे रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है, चार्ज का नेचर कैसा है। तो दो चार्जेज है मेरे पास और दोनों चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन हमने ले लिया, ये सेपरेशन कितना है, चलो x, तो फोर्स का वैल्यू जो होगा F, ये वैल्यू बताओ। ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, चार्ज का वैल्यू फिक्स्ड है, वेरिएबल क्या है q, यानी ये q का वैल्यू 30 भी हो सकता है, कभी 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, यानी ये चेंज कर रहा है, ये फिक्स्ड है, q फिक्स्ड है, सिर्फ स्मॉल q का वैल्यू चेंज कर रहा है। सो व्हाट विल द फोर्स, पहले हम क्या करते हैं, कूलम्ब स्टेटमेंट पे बेस्ड इसका फॉर्मूला को यूज करेंगे। F इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब स्टेटमेंट, Q1 Q2 यानी Q into Q2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन, ये ठीक है। सो दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन दिस टू पार्ट। सेपरेशन कितना है x। हियर वी फाइंड दैट F जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो तो स्मॉल q पे। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल q। हियर F इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड q इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम, इस फोर्स को अगर मैक्सिमम करना है, देन डिफरेंशिएट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, डिफरेंशिएट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और F टू बी मैक्सिमम dF अपॉन dQ इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमको पहले पता है, मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन होता है dF by dt इक्वल टू dF by dQ इक्वल टू 0। यानी स्लोप जो होगा, उसका जो टेंजेंट होगा, स्लोप जो होगा वो पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस का, यानी क्यू एक्सिस का, और पैरेलल होने से मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन पे उसका टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, सो स्लोप विल बी 0। तो ये कंडीशन हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में। अब इसी का यूज करके इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। देखो सबसे पहला काम कि फोर्स को डिफरेंशिएट करो, d बाय dq, फोर्स का वैल्यू बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q माइनस q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दें, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करोगे q माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सब कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, फिक्स कर दिया गया, डिस्टेंस को फिक्स कर दिया गया है। ना इसको 0 कर सकते हो, इधर ले जाकर
तो ये टर्म 0 हो जाएगा। सो डी बाई डी क्यू, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करना आसान हुआ। सिर्फ प्रॉब्लम होता है बायो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन में। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इजी वे में इसको बना सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। यहाँ क्यू कांस्टेंट है, बाहर आया, ये हो गया डी क्यू स्क्वायर बाई डी क्यू इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशिएशन करोगे तो बता डी क्यू बाई डी क्यू का वैल्यू 1 और ये होता है 2q2 माइनस 1 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x टू द पावर n, n x n माइनस 1। सो q माइनस 2q इक्वल टू 0। सो q इक्वल टू, बताओ q का वैल्यू क्या मिला, यानी हाफ, यानी ये क्या होना चाहिए q बाई 2 होगा और इसका भी रिजल्ट क्या आएगा q बाई 2, यानी दोनों हाफ हाफ पोर्शन पे अगर हम डिवाइड करेंगे देन फोर्स विल बी मैक्सिमम। तभी फोर्स का वैल्यू क्या होगा, अगर ये 100 कूलम दिया रहे तो इसको 50 करो, इसको 50 करो तो फोर्स वहां पे मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये 25 कूलम दिया हुआ है तो ये 12.5 कूलम 12.5 कूलम, जस्ट उसको हाफ कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो इस कंडीशन से हम डायरेक्ट इजी वे में निकाल सकते हैं कि फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये कंडीशन पता चला कि उसका जस्ट हाफ कर देना है, तो हाफ हाफ करोगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा।